हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी स्पेशल की सीरीज़ हम शुरू किए हैं और पेपर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 5 में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन अभी कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हम लोग मौर्यन एज तक आ गए थे और मौर्यन एज के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस भी कर लिया था। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए पोस्ट मौर्यन एज में यूपी से रिलेटेड क्या चीज़ें थी और कैसे थी, हम उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक। तो Pushyamitra Shung assassinated Brihadrath, the last ruler of Maurya dynasty, and became the emperor of the Sunga Empire in 186 BC। तो सबको पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 186 में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और फिर उसके बाद वो खुद शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, शुंग डायनेस्टी की उसने स्थापना किया था। ये तो जनरल सा फैक्ट है। Important information regarding the first ruler of Sunga is found from his Ayodhya inscription। पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड, शुंग डायनेस्टी के पहले एम्परर से रिलेटेड हमें सबसे अहम इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो आपके अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है। यानी अयोध्या की अभिलेख से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। The inscription states that Pushyamitra Shunga performed two Ashwamedh Yagya. The officiating prince of this Ashwamedh Yagya was Patanjali, who composed Mahabhashya, the signature work of Sanskrit grammar। तो कहा जाता है कि इस अभिलेख में ये हमें देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और जो इस यज्ञ को करने वाले थे वो पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य नाम की एक संस्कृत ग्रामर लिखी थी। मेंशन ऑफ पुष्यमित्र शुंगास अश्वमेध यज्ञ इज फाउंड इन कालिदास प्ले मालविका अग्निमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस चीज़ का जिक्र हमें कालिदास के मालविका अग्निमित्र नामक नाटक में भी हमें देखने को मिलता है। ये जो मालविका अग्निमित्र नाटक है, ये बेसिकली एक प्रेम कहानी है, मालविका और अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। ठीक है। ड्यूरिंग द पुष्यमित्रा's reign, the Greek ruler Demetrius, along with his commander in chief Menander, invaded India। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे ग्रीक शासक डेमेट्रियस ने भारत पे हमला किया था और उसके साथ उसका सहयोग उसके कमांडर इन चीफ मिनेंडर ने भी किया था। ठीक है, मिनेंडर को भारतीय साहित्य में या बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन उसे पराजित कर दिया गया था और उसे भागने पर विवश कर दिया गया था। लेटर डेमेट्रियस एंड मिनेंडर रूल्ड फ्रॉम सकाला, प्रेजेंट डे सियालकोट, एज देयर कैपिटल, सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। बाद में ये डेमेट्रियस और मिनेंडर सकाल से अपने शासन की शुरुआत करते हैं, जो कि आजकल सियालकोट में पड़ता है। ठीक है, these kings, formerly famously known as Indo-Greeks, were the first to issue standard gold coin in India। ये जो थे ये शासक बाद में हिंद यवन शासक कहलाने लगे और ये पहले ऐसे शासक थे जो भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। After the Sunga reign, Kanwa dynasty was established in 73 BC। The 4 ruler of Kanwa dynasty ruled for total of 45 years। ठीक है, सुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन स्थापित होता है और इसके 4 शासक कुल मिला के 45 साल तक राज करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम इन 71 BC दैट फर्स्ट सका इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस। इन्हीं के टाइम पे पहली बार शकों का हमला होता है और 14 ईयर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट किंग विक्रमादित्य ऑफ मालवा उज्जैन
defeated and threw out the Sakas from India and founded the Vikram Samvat और द विक्रम एरा। और इसी इवेंट के 14 साल बाद विक्रम मालवा के विक्रमादित्य ने, जो कि जिनकी राजधानी उस समय उज्जैन हुआ करती थी, उन्होंने शकों को पराजित करके विक्रम संवत की शुरुआत की थी। द शक इन्वेडेड इंडिया फॉर सेकेंड टाइम 78 AD एंड वर विक्टोरियस। दूसरी बार शकों का हमला 78 ईस्वी में हुआ था और उस दौरान वे विजयी हुए। टू कमेमोरेट देयर विक्ट्री दे स्टेबलाइज द शक संवत और शक एरा इन 78 AD, और इसलिए वो शक संवत को लागू किए थे। शका स्टेबलाइज देयर रूल इन मथुरा, उज्जैन और महाराष्ट्र। ठीक, शकों ने अपने राज को उज्जैन, मथुरा और महाराष्ट्र तक विस्तृत किया था। फॉलोइंग दिस द कुशाना रूलर कनिष्का हु रूल्ड फ्रॉम पुरुषपुर प्रेजेंट डे पेशावर मेड मथुरा इन यूपी हिज सेकंड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद कुशाना ने मथुरा को अपना द्वितीय राजधानी बनाया और ही अपॉइंटेड कारापल्लन इन मथुरा एंड वनस्पार इन वाराणसी एज ही छत्रव। और मथुरा में खरापल्लन और वनस्पार बनारस में अपने छत्रव को अपने छत्रव के रूप में नियुक्त किया। कनिष्क इशूड द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया। कनिष्क को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि वो भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाया था। इट वॉज कनिष्का हु कन्वेन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवन इन कश्मीर हेडेड बाई वसुमित्र अंडर हुज ट्यूटेलेज अश्वघोष प्रेसाइडेड ओवर द काउंसिल। तो कनिष्क के ही टाइम पे चतुर्थ बौद्ध समिति हुई थी, और जो कि ऑब्वियसली कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी, और उसे हेड किया था, प्रिसाइड किया था वसुमित्र ने। वसुमित्र के अंडर में हुई थी, हेड किए थे, और अश्वघोष उसके प्रेसिडेंट थे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे। इट वॉज इन दिस काउंसिल दैट द बुद्धिस्ट फेथ सॉ इट्स डिवीजन इनटू द हीनयान एंड महायान। और जैसा कि सबको पता है कि इसी दौरान बौद्ध धर्म में दो विभाजन हमें देखने को मिलता है, हीनयान और महायान। अपार्ट फ्रॉम बुद्धा, कनिष्काज कॉइन आर इनग्रेव्ड विद द इमेज ऑफ ग्रीक, पर्शियन एंड वैदिक डेटीज एज वेल। तो कनिष्क के सिक्कों में हमें यवन, फारसी और वैदिक देवताओं के हमें प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं। द आर्ट ऑफ स्टैच्यू मेकिंग अंडर द टू प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ मथुरा एंड स्टाइल ऑफ गांधार बिगेन इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी काल में मूर्ति कला की दो प्रमुख शैलियाँ यानी कि मथुरा शैली और गांधार शैली का विकास होता है। द फर्स्ट एवर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वाज स्कल्पचर्ड ड्यूरिंग कनिष्काज रेन। और इस तरह से कनिष्क के टाइम पे प्रथम बार गौतम बुद्ध का इस मूर्ति वो किया गया था, स्थापित की गई थी। फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में आते हैं। तो एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त वन, राइट। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो शासक था, जो वास्तविक संस्थापक था, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, राइट, जो कि 319 से लेकर 334 ईस्वी तक रूल करता है। और वो प्रयाग और अयोध्या तक अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ गुप्ता संवत। और ये गुप्त संवत का भी संस्थापक माना जाता है 319 ईस्वी में। कॉइन्स ऑफ द डिनोमिनेशन किंग एंड क्वीन हैव बीन फाउंड इन दिस एरा। राजा रानी टाइप के जो सिक्के होते थे वो इसी टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त वंश सन समुद्रगुप्त कॉन्कर्ड ऑल ऑफ आर्यावर्त। चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त जो था वो संपूर्ण आर्यावर्त को विजय किया, संपूर्ण आर्यावर्त को विजय किया। इसके अलावा दक्षिण भारत पे भी उसका अच्छा खासा प्रभाव हुआ था।
और कुछ आठवीं राज्यों पे भी इसका आठवीं राज्यों पे भी इसके कब्जे हुए थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता इज फाउंड इन हिज प्रयाग प्रशस्ति और प्रयाग इंस्क्रिप्शन। ये सारे उसके जो जो भी विजय गाथा थी ये हमें उसके प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि प्रयागराज में आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ टर्म समुद्रगुप्त एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन करार दिया है। समुद्रगुप्ता वर्दी सन चंद्रगुप्त वन 375 to 415 ended the Saka rule in India and assumed the title of विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त के मतलब समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 जो कि 375 से लेकर 415 तक रूल करता है, भारत में शकों का शासन समाप्त कर देता है और खुद को विक्रमादित्य नाम का पदवी धारण करता है। The description of his victorious conquest is found in Mehrauli iron pillar located in Delhi। और इस चीज़ का हमें जिक्र मेहरौली के लोहे का जो पिलर है शिलालेख है वहाँ से हमें देखने को मिलता है। ड्यू टू हिज ardent faith in भागवत सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म चंद्रगुप्त सेकंड अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। भागवत धर्म में अत्यधिक रुचि होने के कारण ये अपने आप को परम भागवत के पद से भी सुशोभित करता है। ड्यू टू स्टूपेंडियस एडवांसेस मेड इन लिटरेचर साइंस एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स एंड आर्ट ड्यूरिंग हिज रेन स्कॉलर्स टर्म हिज पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, साहित्य विज्ञान ज्योतिष और खगोल गणित और कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने के चलते इस काल को स्कॉलर्स ने गोल्डन एज ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्वर्णिम युग कहा है। द लेजेंडरी पोएट कालिदास वाज अमंग चंद्रगुप्ताज नवरत्न और 9 ज्वेल्स। कालिदास चंद्रगुप्त के नवरत्न में शामिल थे। ठीक है, It was during his reign the Chinese travel Fahian or Faxian visited India and wrote his travel account Fugoji। इसी के टाइम पे एक चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम फाहियान या फाक्शियान रहता है और वो अपने यात्रा वृतांत लिखता है जिसका नाम रहता है फोगौजी। नाम थोड़ा सा अलग है। द V3 पिलर इंस्क्रिप्शन of the last effective ruler of Gupta dynasty Skandagupta is located in Saidpur तहसील of गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। गुप्त साम्राज्य का अंतिम योग्य शासक जो रहता है स्कंदगुप्त, उसका जो भीतरी अभिलेख रहता है भीतरी स्तंभ अभिलेख वो हमें गाजीपुर के सईदपुर तहसील में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूपी में लोकेटेड है। The inscription mentions the first Huna invasion of India and their defeat by Emperor Skandagupta। इस अभिलेख में हमें हूणों के हमलों के बारे में पता चलता है और यहाँ पे उनके पराजय के बारे में भी पता चलता है जो कि स्कंदगुप्त द्वारा वे पराजित हुए थे। द लीडर ऑफ हिज बैंड ऑफ हून इन्वेडर वाज खुशनवाज। ठीक है, इन शासकों का जो मतलब इन हूणों का जो लीडर था उसका नाम था खुशनवाज। टेम्पल विथ पिरामिड लाइक कुपोलास बिगेन बीइंग बिल्ट इन अ मेजर वेव ड्यूरिंग द गुप्ता एज। दशावतार टेम्पल इन देवगढ़ इन ललितपुर इज अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। द भीतरगांव टेम्पल इन कानपुर बिल्ट इंटायरली विथ ब्रिक्स टू बिलोंग टू दिस era। ठीक है, तो इस काल में जो हमें देखने को मिलता है टेम्पल स्टाइल यानी कि मंदिर स्थापित कला वो भी इस दौर में काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ था। ठीक है, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर और जो भी चीज़ें थी कानपुर का भीतरी गांव का मंदिर वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर आता है हमारा पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक, पुष्यभूति डायनेस्टी
तो पुष्यभूति डायनेस्टी जो रहता है, हर्षवर्धन ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी बिकम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन 7th सेंचुरी। 7वीं सदी में जो सबसे ताकतवर शासक हमें देखने को मिलता है वो हर्षवर्धन रहता है, और वो पुष्यभूति वंश का महत्वपूर्ण शासक रहता है। वो पहले तो अपना शासन अपना अंबाला से शुरू करता है, यानी थानेश्वर से, जो कि हरियाणा क्षेत्र में रहता है। लेकिन बाद में अपने वो जो है अपने साले की मृत्यु के बाद वो जो उसकी जो बहन रहती है राजश्री हर्षवर्धन की, वो कन्नौज में आ जाती है, ठीक है, और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है और यहीं पे अपनी कैपिटल को अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेता है थानेश्वर से। इसके बाद हर्षवर्धन जो है एक महत्वपूर्ण शासक बन के उभरता है, जो कि उत्तर भारत में कन्नौज को एक महत्वपूर्ण जगह दी जाता है। पहले जो स्थान पाटलिपुत्र को मिलता था, अब वो जगह कन्नौज को मिल जाती है, ठीक है। तो आगे आने वाला जो त्रिगुटीय संघर्ष होने वाला है वो इसी कन्नौज को लेकर होने को होगा, ठीक है, क्योंकि कन्नौज जो इस समय तक है ये हर्षवर्धन के राजधानी है, ठीक है। और हर्षवर्धन जो है एक बहुत ही ताकतवर उत्तर भारत का शासक है, जिसके अंडर में कई सारे लोग रूल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एडहेरेंट ऑफ धर्मा, हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। धर्म के अलावा वो साहित्य और कला में भी कला का भी बहुत अच्छा लगाव था उससे। हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट कंपोज द हर्षचरितम। उसका दरबारी कवि जो बाणभट्ट है वो हर्षचरित नाम की किताब लिखता है, जिसमें वो डिटेल में पॉलिटिकल जो इवेंट होते हैं, जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उनको, और इसके अलावा प्रशासन का क्या रहता है, समाज की क्या स्थिति रहती है, उसको भी मेंशन करता है। डोमेन ऑफ एम्परर हर्षाज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर टू असम एंड द रिवर नर्मदा इन साउथ। हर्षवर्धन का जो साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये हमें कश्मीर से लेकर असम तक और दक्षिण में नर्मदा तक हमें देखने को मिलता है। A whole inscription of Chalukya Emperor Pushkin II speaks of Harsha as being Sakal Uttar Patheshwar or the Lord of all Northern India, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल अभिलेख हैं उसमें हमें हर्ष के लिए साकालोत्तर पथेश्वर नाम का पदवी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज़ स्कॉलर हुएन सांग या जुएंग जैंग विजिटेड इंडिया बिटवीन 629 और 45 AD ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन रेन। जो चीनी यात्री रहता है, एक और चीनी यात्री जुएन जांग, वो भारत में आता है और बौद्ध धर्म को ये पढ़ता है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, इसकी दर्शन को समझता है। एंड ही रिकॉर्ड हिज विजिट टू एंड ट्रेवल्स इन इंडिया इन हिज बुक सीयूकी। और अपनी जो भी यात्रा वृत्तांत है वो अपनी किताब सीयूकी नाम के, यानी द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन, इस चीज़ को वो लिखता है। हुएन सांग यूज द टर्म इंतू हानताऊ फॉर इंडिया इन हिज बुक। इंतु शब्द जो है या हियनताऊ जो है भारत के लिए वो अपनी किताब में शब्द इस्तेमाल करता है। हर्षवर्धन यूज टू ऑर्गेनाइज द महामोक्ष परिषद प्रयागराज ऑन एवरी 5th year ऑफ हिज रेन इन विच वर्शिप ऑफ शिवा एंड सूर्या अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ बुद्धा यूज टू बी हेल्ड। प्रयाग परिषद वो हमेशा 5 साल में वो आयोजन करता था, जिसमें बुद्ध के अलावा शिव और सूर्य को भी पूजा जाता था। अकॉर्डिंग टू हुएन सांग, मथुरा वॉज रिनाउंड फॉर इट्स स्कॉलरशिप एंड मोरल कंडक्ट। कन्नौज वॉज प्रॉस्पेरस सिटी एंड कॉल्ड महोदय श्री। थानेश्वर वॉज नोन फॉर इट्स एसोट्रिक प्रैक्टिसेस एंड रेमेडीज।
तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं कि किसके किसके बारे में क्या क्या ह्यूमेनसांग मेंशन करता है, ठीक है। तो मथुरा के बारे में वो क्या कहता है, स्कॉलरशिप एंड मोरल कंडक्ट, यानी कि एक विद्या का घर माना जाता है। कन्नौज को जो है एक प्रॉस्पेरस सिटी मानता है वो, और इसे महोदय श्री कहता है। थानेश्वर को जो है वो एक मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकसित शहर मानता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम कल त्रिगुटीय संघर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, और मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए अपने विचारों को। थैंक यू।